हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपको कुछ नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि हम लोग अपने सीरीज में लेके चल रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी में लाइव प्रोसेसेस। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, है ना, एक्सक्रीशन पढ़ा, रिस्पायरेशन पढ़ा, है ना, इसमें फेफड़े वगैरह के बारे में पढ़ा, लंग्स वगैरह पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोग पिछले दिन जहां तक कवर किए थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक और छूटे हुए हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपिरेशन। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे और ट्रांसपिरेशन को देखेंगे, उसके बाद ही हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर को भी पढ़ेंगे और जो चैप्टर ये खत्म हो रहा है लाइव प्रोसेसेस, इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, इस तरह से मैचिंग कॉलम के फॉर्म में इनके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपने उसको नोट कर लिया होगा, ऐसा हम आपसे जो है उम्मीद करते हैं। क्योंकि बिना नोट किए कॉपी पेन लेकर के आप एजुकेशन को बहुत आगे नहीं ले जाए अपने, क्योंकि आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? तो लिखा है कि अगर ह्यूमन है, एनिमल है, तो वो न्यूट्रिशन करके जो है अपने भोजन को इनटेक कर ले रहा है, डाइजेशन कर ले रहा है, एनर्जी कंज्यूम के लिए जितनी जरूरतें हैं वो उससे वो प्राप्त कर ले रहा है। लेकिन जो प्लांट है वो फिर कैसे न्यूट्रिशन करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट अकर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। यानी कि जो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है ना, और किसके? ट्रांसपिरेशन के माध्यम से होता है। तो पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं, इसके बाद हम ट्रांसपिरेशन को देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर फोटोसिंथेसिस को हम देखें तो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बिल्ड, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में फूड को बिल्ड करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओन फूड में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम CO2 H2O by using sunlight energy in the presence of chlorophyll। यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट ले करके, सनलाइट को अपने में एब्जॉर्ब करके जो है फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें कि वो CO2 और H2O की मदद ले रहे हैं। अगर इसको हम इस इक्वेशन से समझें तो ये क्या है? CO2 है, ये क्या है? H2O है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और ये बना क्या रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है, ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज कर रहा है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन में एक नंबर पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का क्या इक्वेशन होगा, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आपसे फोटोसिंथेसिस को जो है डीप में पूछता है तो आप पूरी बातों को लिखेंगे और साथ में इस इक्वेशन को बना देंगे। अब फोटोसिंथेसिस क्या भाई? फोटोसिंथेसिस इज, इसमें हम आपको 4-5 पॉइंट बताएंगे जो आपको राइट डाउन करना है। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक नहीं, एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जैसे जिस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उस इक्वेशन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ बोलेंगे। इसको एक लाइन में बोल देंगे, एक वर्ड से बोल देंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इंडरगोनिक रिएक्शन है। क्या है भाई? इंडरगोनिक, यानी कि एनर्जी को यूज किया जा रहा है और ये फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। तो हमने कितने कैरेक्टर देखे कि फोटोसिंथेसिस क्या भाई? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इंडरगोनिक रिएक्शन है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। 4 पॉइंट याद रखेंगे और आगे की पॉइंट क्या देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड दैट इज स्टार्च। यानी कि जो भोजन ज्यादा बन जाता है उसको स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? तो स्टार्च के फॉर्म में। हमने आपको जब हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको वहां पे बताया था कि हम लोग के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर ग्लूकोज ज्यादा बन जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर में स्टोर हो जाता है, लेकिन प्लांट के केस में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये बात दोनों याद रखेंगे, डिफरेंस है जो है। यहाँ लिखा है स्टार्च इज स्टोर इन लीफ ऑफ प्लांट, यानी स्टार्च कहाँ स्टोर हो रहा है? लीफ में। वहां पे हम जब एनिमल की बात कर रहे थे, ह्यूमन की बात कर रहे थे, वहां पे बताया थे कि लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन के रूप में, यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर और इन फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर इन लीफ। दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। और अगर हम फोटोसिंथेसिस के स्टेज देखें तो फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेज होते हैं।
एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यह ग्रेना में होता है। अब इसको जानने से पहले हम आपको एक फिगर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ देखिए, इस वाले स्लाइड पे हम पहले आपको बताते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप पढ़ते हैं कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड मीन्स कि जो प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स है ये 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से जो रूट्स वगैरह हैं वो व्हाइट कलर की होती है, यानी जो व्हाइट कलर प्लांट में है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से है। और जो कलरफुल है, ग्रीन को छोड़ के, बिसाइड ग्रीन को छोड़ के जितने भी कलर है प्लांट में वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके वजह से जो प्लांट के कलर है, जो लीफ है, स्टेम है, वो सब ग्रीन है। तो हम बात यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की कर रहे हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को बनाए, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर लेयर हो गया, क्योंकि ये डबल ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, ये 2 लेयर हो गए, ये आउटर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया। और इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिक्के जैसी बनावट होती है, सिक्के यानी क्वाइन शेप, ढेर सारे सिक्के के ढेर होते हैं। उस एक सिक्के को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। और सारे सिक्कों को एक साथ मिला करके हम ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और ऐसे ढेर सारे सिक्के के ढेर यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, चारों तरफ होंगे, और ये एक पट्टी से जुड़े होंगे, इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, या फिर इसको जो है हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रोमा। अब यहाँ पे 2 बात याद रखिए, सिक्के के ग्रुप को हम एक सिक्के को हम थैलाक्वाइड करें और सिक्के के ग्रुप को हम ग्रेनम बोल रहे हैं, इसके अंदर के लिक्विड को स्ट्रोमा बोल रहे हैं। अब वापस आइए, जहां हम थे वहां पे, अब आप समझ जाएंगे बात को, ये जानना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइट रिएक्शन है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, वो लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब डे में होता है। और ये कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। आपसे क्वेश्चन पुट करेगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो आप कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे ग्रेना में। आपसे पूछेगा कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे स्ट्रोमा में। ग्रेना मतलब सिक्के का जो ग्रुप था, थैलाक्वाइड का जो ग्रुप था, उसको ग्रेना बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आप याद रहे, ग्रेना में क्या होगा? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। जब लाइट रिएक्शन होता है तो एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। एनएडीपी का मतलब निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये किसका पूरा नाम है भाई? फॉस्फेट। फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। ये किसका पूरा नाम है? एनएडीपी का। NADPH, लास्ट में हाइड्रोजन है। एटीपी मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, ये याद रखेंगे। ये किसका फुल नाम है? एटीपी का। ये किसका नाम है? NADP का नाम है। तो अगर लाइट रिएक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, अगर लाइट रिएक्शन हो रहा है तो एटीपी और NADP का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब डार्क रिएक्शन होगा, यानी ब्लैकमैन रिएक्शन होगा, तो वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होगा, और वहां पे एटीपी और NADPH का यूज होगा। ठीक है, ये बात एकदम याद कर लें, एकदम मेमोरी में फिट कर लें कि ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। अगला देखेंगे, एक हिल एक साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिल, यानी हिल रिएक्शन क्या है? हिल के द्वारा दिया गया रिएक्शन है, यानी अकॉर्डिंग टू हिल, हिल क्या कहते हैं? इन फोटोसिंथेसिस O2 ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर, यानी जो O2 ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि जब हम CO2 प्लस H2O को ले रहे हैं, यहाँ पे C6H12O6 बन रहा है, प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, तो कह रहे हैं कि जो O2 फॉर्म हो रहा है, O2 जो ओरिजिनेट हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? वाटर से। यानी ये जो O2 बन रहा है वो कहां से बन रहा है? वाटर से बन रहा है। ये बात किसने बताई?
हिल ने बताई। हिल और स्कारब्रिक दो साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि O2 फॉर्म यानी O2 ओरिजिनेट फ्रॉम किससे, वाटर से। और दूसरी बात बताई थी, ये कोष्टक में नहीं है, ये पहली बात है, हिल के द्वारा बताई गई पहली बात है, और ये हिल के द्वारा बताई गई दूसरी बात है। दूसरी बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिल इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ H2O, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। यानी वाटर से ही ऑक्सीजन बन रहा है, वाटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ गए हम लोग बात। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आर्नन। क्या नाम था, आर्नन। अकॉर्डिंग टू आर्नन, लाइट एनर्जी चेंज इनटू chemical energy with the process of known as photophosphorylation. Photophosphorylation is those process in which light reaction convert into chemical energy. chemical मतलब ATP, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी है वो चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछता कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां होता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लाइट एनर्जी को चेंज किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, इन विच प्रोसेस, इस प्रोसेस नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये बात याद रखेंगे। इस स्लाइड में हम लोगों ने जो है प्लास्टिड की फोटो देखे, यानी कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देखे, हमने आपको स्ट्रक्चर बताया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है पीक्यू मतलब फोटोसिंथेटिक क्यूसेंट। पीक्यू मतलब क्या भाई, फोटोसिंथेसिस क्वीसेंट। क्या भाई, फोटोसिंथेसिस। पीक्यू बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 इन्वॉल्व, यानी कितना O2 इन्वॉल्व हुआ है और कितना CO2 एब्जॉर्ब हुआ है लीफ के अंदर, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, पीक्यू बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस को या पीक्यू को मेजर किससे करते हैं, तो मेजर बाय गैनांग फोटोसिंथेटोमीटर से हम फोटोसिंथेसिस को मेजर करते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस को किससे मेजर किया जाता है, तो आप बता देंगे कि गैनांग फोटोसिंथेटोमीटर से हम जो है इसको मेजर करते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, या इसको दूसरी तरह से पूछ सकता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, इसको आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है। पहला एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल कंडीशन, दूसरा इंटरनल फैक्टर या इंटरनल कंडीशन। इसमें देखिए, पहला एक्सटर्नल कंडीशन है लाइट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है CO2, चौथा है H2O। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपसे सीधे ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि विच इज फोटोसिंथेसिस एक्सटर्नल प्रोसेस या एक्सटर्नल फैक्टर, ये कुछ ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच इज फोटोसिंथेटिक इंटरनल फैक्टर, ऐसे दे देगा। तो आप लाइट रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, CO2 रहेगा, H2O रहेगा, तो ये सब कैसे प्रोसेस है, ये सब जो है कैसे कंडीशंस है, ये सब एक्सटर्नल कंडीशन है। इंटरनल को पूछेगा लीफ की एज, क्लोरोफिल, CO2 कितना लीफ में है, इन सब को जो पूछेगा। तो साथ में O2 भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये भी आप याद रखने वाली बात है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ कैसे याद रखें, देखिए अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, है ना। अगर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, अगर CO2 नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, H2O नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो ये सब फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ये एक्सटर्नल फैक्टर है और ये इंटरनल फैक्टर है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वान हेलमोंट ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया, इन्होंने प्रूव किया कि सॉइल एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी वान हेलमोंट ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या नेसेसरी है, पहला नेसेसरी है वाटर और दूसरा नेसेसरी है सॉइल, यानी दो फैक्टर है ये नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डी स्टार एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इन्होंने ये डिमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइट एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी। इन्होंने आयोडीन टेस्ट किया था, है ना, इन्होंने आयोडीन टेस्ट किया था और बताया था कि इस टेस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि
फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट और क्लोरोफिल का होना अत्यंत आवश्यक है। वेरी नेसेसरी कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन भाई? लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इस टेस्ट को आयोडीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा कि आयोडीन टेस्ट में क्या क्या नेसेसरी बताया गया है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप बताएंगे लाइट एंड क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मॉलहॉफ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जो है नेसेसरी है, यानी लिखा हुआ है ना, डेमोन्स्ट्रेट दैट नेसेसिटी ऑफ CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 नेसेसरी है। ये बात किसने बताई? मॉलहॉफ ने बताई। आगे प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट इन्होंने माइस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इनका कहना था कि जो है O2 इज नेसेसरी फॉर ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के लिए O2 नेसेसरी है। उन्होंने माइस को लिया था, एक जार लिया था, बेल जार लिया हुआ था, उसमें मिंट के प्लांट को रखा था, मोमबत्ती को रखा था, उसको जलाया, उसमें चूहे को भी रखा। इस तरह से प्रयोग करके उन्होंने देखा कि O2 नेसेसरी है किसी भी प्लांट को। जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए O2 नेसेसरी है, वैसे प्लांट के लिए भी O2 नेसेसरी है, क्योंकि उनको भी रिस्पायरेशन करना है, हमको भी रिस्पायरेशन करना है, हमको भी एटीपी बनाना है, उनको भी एटीपी बनाना है। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट आप याद रखेंगे, कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनके एक्सपेरिमेंट। यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा आइडिया लिया, क्योंकि आपको थोड़ा ही आइडिया लेना है, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लेना है। जितनी बातें हैं उतना हमने बता दिया आपको। अब हम आपको आगे बात करेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में कि ट्रांसपीरेशन क्या है। तो देखिए ट्रांसपीरेशन क्या है, देखिए लिखा है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी कि प्लांट के किसी पार्ट से, मेनली लीफ, स्टेम भी कुछ, लेकिन मेनली लीफ से वाटर वेपर के रूप में आउटसाइड जाना, इन्वायरमेंट में चला जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। यानी लॉस ऑफ वाटर, किसका लॉस हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। और इट इज अकर्स ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से ट्रांसपीरेशन जो है काज होता है, इसी की वजह से ट्रांसपीरेशन होता है। अब ट्रांसपीरेशन कितने टाइप का होता है? तो ट्रांसपीरेशन 3 टाइप का होता है, यानी ट्रांसपीरेशन इज अ 3 टाइप। नेमली क्या? पहला स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, तीसरा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। जो स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। अभी हम स्टोमेटा का फिगर बनाएंगे, स्टोमेटा के द्वारा होता है और ये मोस्ट कॉमन है, यानी स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन मोस्ट कॉमन है। लगभग नियर अबाउट 85% ट्रांसपीरेशन डन बाय स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन और विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा की हेल्प से होता है। दूसरा ट्रांसपीरेशन है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। दूसरा है ये क्यूटिकल की मदद से होता है, यानी जो लीफ पे क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, लगभग 10 to 12% अकर्स विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल। जो लीफ के अंदर लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल पाए जाते हैं उसके द्वारा होता है। और तीसरा लेंटिकुलर, यहाँ पे लेंटी सेल्स पाए जाते हैं, 2 से 3% अकर विद द हेल्प ऑफ लेंटी सेल्स स्टेम में भी होते हैं, है ना, वहां पे भी ये ट्रांसपीरेशन होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मेनली जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। कौन सा भाई? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, यानी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो है मोस्ट कॉमन है, जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो हम लोग अब इसमें हम लोग पहले स्टोमेटा के फिगर को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टोमेटा से ट्रांसफर कैसे हो रहा है। देखिए इसको बनाने का आसान तरीका देखिए, इस तरह से है, सॉरी यहाँ देखिए, इसको इस तरह से देखिए, आप ऐसे बनाइए, ठीक है, आप इसको ऐसे बनाइए, उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से और यहाँ पे इसको इस तरह से लाइए, ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं भाई? गार्ड सेल, ठीक है। इसके बाहर जो सेल के ग्रुप लगे होते हैं उस सेल के ग्रुप को बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं भाई? सब्सिडरी सेल बोलते हैं। इस गार्ड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, तो हम लिख देंगे कि ये क्या है? ये क्लोरोफिल है,
ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये एक फिगर है, ये फिगर है किसका? स्टोमेटा का, स्टोमेटा का। क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में हमने क्या देखा कि अंदर ये जो पोर है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। यानी अंदर के पोर को, यानी स्टोमेटा ओपन होंगे तो पोर दिखाई देंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो पोर नहीं दिखाई देंगे। तो अंदर वाले को बोलते हैं स्टोमेटल पोर, उसके बाहर के सेल को बोलते हैं गार्ड सेल, और उसके बाहर के सेल को बोलते हैं सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, गार्ड सेल अंदर क्लोरोफिल होता है, गार्ड सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। तो ये स्टोमेटा की बनावट देखें, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टोमेटा है उसके द्वारा कैसे ट्रांसपायरेशन हो रहा है और स्टोमेटा होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में कुछ बातें जानते हैं, कुछ बातें समझते हैं क्या? स्टोमेटा 1 to 2% पार्ट कवर ऑफ लीफ, यानी स्टोमेटा लीफ का 1 से 2% पार्ट क्या करता है? कवर करता है। यानी 1 to 2% पार्ट कवर इन लीफ। और ये किस शेप होता है? बीन शेप होता है। अभी देखिए हमने बनाया था ना ऐसे, इस तरह से, ये बीन यानी सेम के बिया की तरह बीन शेप होता है। मिनिमम स्टोमेटा एक लीफ में 14 हो सकते हैं, मैक्सिमम 1030 हो सकते हैं। और ये ब्लू लाइट नेसेसरी फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा को ओपन होने के लिए ब्लू लाइट अति आवश्यक है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है ब्लू लाइट में। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि जो लाइट है वो अपने 7 कलर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उसमें जो ब्लू लाइट है वो सबसे नेसेसरी है। किसके लिए? ट्रांसपायरेशन के लिए। अगर स्टोमेटा के टाइप देखें अगर, तो स्टोमेटा जो है 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि टाइप ऑफ स्टोमेटा, या किसी स्टोमेटा का नाम देगा उसके बारे में पूछेगा आपसे। तो पहला स्टोमेटा का टाइप है फोटो एक्टिव स्टोमेटा। नाम से ही लग रहा है कि ये कब होगा? जब लाइट के प्रेजेंस में, यानी लीफ पे लाइट पड़ेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं फोटो एक्टिव, यानी मोस्ट कॉमन है। और ये कब ओपन होता है? ड्यूरिंग डे, डे के दौरान ये ओपन होता है। दूसरा है स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव ये क्या है भाई? ये कहां पाया जाता है? ये नाइट के टाइम ओपन होता है, पहली बात याद रखेंगे। दूसरा, ये कैम प्लांट में पाया जाता है। जब हम आपको 11th में आएंगे आपको हम C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल बताएंगे वहां पे, तो वहां पे आपको कैम साइकिल बताएंगे। तो कैम साइकिल में एक्टिव होते हैं ये। और संकेन स्टोमेटा, संकेन क्या है भाई? ऐसे स्टोमेटा जो केवल जीरोफिटिक प्लांट में पाए जाते हैं, यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान डेजर्ट में पाए जाते हैं, वहां पे उन प्लांट्स में जीरोफिटिक प्लांट में जो है ऐसे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा भी नाइट में ही ओपन होते हैं, और नाइट में कम ओपन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जहां पाए जाते हैं वहां वाटर की डिफिशियंसी होती है, तो ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, इसलिए दिन के टाइम ये नहीं ओपन होते, रात के टाइम एक्टिव होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा। यानी स्कोटो एक्टिव और संकन लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। अब स्टोमेटा ओपन होगा कि स्टोमेटा क्लोज होगा, कैसे और कब, इसके लिए ट्रांसपायरेशन की थ्योरी दी गई थी, जो आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको इसको नाम जान लेना है। इसको डिटेल आपको 11th में हम बताएंगे आपको। इसके लिए 2 थ्योरी दी गई थी, पोटेशियम मैलेट थ्योरी और स्टार्च शुगर थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी याद रखेंगे, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे जो है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें पढ़ते हैं जो है ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड। जैसे लिखा हुआ है पोरोमीटर और एक लिखा है पोटोमीटर, दोनों में डिफरेंस आप पहले समझिए। पोरोमीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने के लिए जो मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या बोलते हैं? पोरोमीटर। क्या बोलते हैं भाई? पोरोमीटर। और दूसरा लिखा हुआ है कि फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या है भाई? सॉरी, पोटोमीटर। पोरोमीटर को था पोटोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन किस रेट से हो रहा है, किस रेट से परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पोटोमीटर। क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। और पोरोमीटर क्या है? स्टोमेटा कितना ओपन हुआ है, कितना क्लोज हुआ है, इसके लिए हम पोरोमीटर, और ट्रांसपायरेशन कितना हुआ है, किस रेट से हो रहा है, इसके लिए हम जो है पोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो ट्रांसपायरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ट्रांसपायरेशन को रोक देते हैं, या एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे एबीए, एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड। कौन भाई?
एब्सिसिक एसिड जो एक हार्मोन्स है, हम नेक्स्ट चैप्टर में जो हार्मोन्स को पढ़ेंगे, एक प्लांट हार्मोन्स है, वहां पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, टाउमेटिन, ये सब हम लोग साइटोकाइनिन, ये सब हार्मोन जब पढ़ेंगे प्लांट के हार्मोन, तो वहां पे एबीए भी आएगा, यानी कि एबीए भी एक क्या है, एक प्लांट हार्मोन्स है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और दूसरा एस्पिरिन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द टू नेम ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, राइट द वन नेम ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, या लिख देगा विच इज फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपेरेंट, उसमें ये नाम दे देगा, तो आपसे बोलेगा, तो आपको पता रहेगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपायरेशन जैसा ही एक प्रोसेस पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं गटेशन, क्या बोलते हैं, गटेशन। अब देखिए ट्रांसपायरेशन और गटेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, लीफ में क्या पाया जाता है, हम बताया स्टोमेटा पाए जाते हैं, मिनिमम 14, मैक्सिमम 1030, तो ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये ट्रांसपायरेशन है। लेकिन डे के टाइम, ड्यूरिंग मॉर्निंग के टाइम इस लीफ के किनारे से वाटर ड्रॉपलेट का निकलना क्या कहलाता है, गटेशन। या लिखा हुआ है ड्यू टू रूट प्रेशर की वजह से लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर मिनरल इंक्लूड है उसमें मिले हुए हैं, तो लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, यानी लीफ के सरफेस से, लीफ के किनारे से वाटर, उसमें घुले हुए मिनरल्स का जो है क्या करना भाई, बाहर निकलना, यानी कि ड्रॉपलेट का बाहर निकलना, लॉस होना, क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है। इट्स अकर्स वाया हाइड्रोथोर, हाइड्रोथोर की मदद से, यानी आप ये जो गटेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोथोर्स पाए जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, और जो गटेशन हो रहा है वो हाइड्रोथोर के थ्रू हो रहा है। ये दोनों बात याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैपेंस अर्ली इन द मॉर्निंग, ये अक्सर कब होता है, ये मॉर्निंग का टाइम होता है, ये मॉर्निंग का टाइम होता है, ये याद रखेंगे आप। और आगे देखिए सीन इन हर्बेसियस प्लांट, ये कहां देखने को मिलता है, हर्बेसियस, यानी कि जो शाक वाले प्लांट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, क्या, गटेशन। तो आप गटेशन और ट्रांसपायरेशन में डिफरेंस बना लेंगे, आप बता देंगे एग्जाम में, वेरी गुड, बता लेंगे, आराम से बता लेंगे। आप एक बात और आपको बताते हैं, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप हिंदी में बोलते हैं रसारोहण। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, देखिए लिखा है अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि अगर ये प्लांट है अगर, और ये इसका रूट है अगर, ये इसका लीफ है अगर, ये जमीन है मान लीजिए, ये नीचे सॉइल है, तो वाटर का रूट द्वारा एब्जॉर्ब करके कहां तक पहुंचाना, लीफ तक पहुंचाना, क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। तो लिखा है अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर रूट टिप ऑफ प्लांट, ऊपर की ओर जल का जाना क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। ड्रिवन बाय ट्रांसपेरेंट पुल थ्योरी, इसको कौन दिया था भाई, इसको कौन गिवन किया था, तो गिवन बाय डिक्सन और जोली, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, डिक्सन एंड जोली, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल्स दिया था, थ्योरी दिया था, जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप से, यानी कि वाटर के फ्लो ऊपर के साइड में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर जा रहे हैं ऊपर तक, कितना हो लंबा प्लांट हो, कितना हो हाइट का प्लांट हो, उसमें वाटर चढ़ ही जाता है। इनका कहना था कि जो प्लांट हैं वो एटम्स के बने हैं, हर चीज से बने, एटम से बने हैं, तो और एटम से मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो इसमें जो है कोहेसिव फोर्स लगेगा, इस फोर्स से एक दूसरे को वाटर देते रहा जाएगा, और ऐसे करके वाटर एकदम टॉप पर पहुंच जाएगा। ये पुल थ्योरी है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है। जिस तरीके से हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ आपको बताते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे टेम्परेचर, जैसे विंड, जैसे ह्यूमिडिटी मतलब नमी, अगर नमी ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, यानी इंक्रीज ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपायरेशन। विंड इंक्रीज, यानी इंक्रीज विंड इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। टेम्परेचर मोर ट्रांसपायरेशन। इस तरह से पूछ सकता है तो आप इसको बता देंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक छोटा सा पार्ट जो इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में रह गया था, हम लोग इसको भी कवर कर लिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर, यानी ये पहला जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, वो समाप्त हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से आप देखें। इसमें हम लोगों ने पढ़ा
इसमें हम लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रिशन को पढ़ा। किसको पढ़ा भाई? न्यूट्रिशन को। इसमें पहला वीडियो हमारा था ये, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हमने बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है इसमें तीसरा बात पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा, आर्टरी के बारे में पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ा, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम लोगों ने जो है किडनी के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, किस तरह से नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं उसके बारे में पढ़ा, यानी एब्जॉर्प्शन, रिएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इस सब बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हम लोग एनिमल और प्लांट दोनों में पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज जो है क्या पढ़ा भाई? आज हम लोगों ने जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ा। क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस। और क्या पढ़ा आज हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन पढ़ा, है ना। हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन पढ़ा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने गटेशन पढ़ा, गटेशन पढ़ा। इस तरीके से ये चैप्टर काफी बड़ा था, इसको लगभग हम लोग 7-8 वीडियो में कवर कर पाए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। हमने इसको बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया। ऐसे कंटेंट अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट में आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे। अब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाते रहेंगे और प्लस एक साइड से हम लोग अगला यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ते रहेंगे और दूसरे साइड से एक और वीडियो बनाते रहेंगे इस चैप्टर के जो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, उनको क्वेश्चंस को करेंगे। उनको हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी करेंगे, मैचिंग कॉलम के फॉर्म में करेंगे, यानी हर हाल में सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो एक तरह हम लोग एक सीरीज ये लेके चलेंगे, दूसरा सीरीज अगला चैप्टर लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। हम बहुत तेजी के साथ कवर करेंगे और अब आपको वीडियो बहुत तेजी के साथ प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक थोड़ा सा एक चैलेंज आ रहा था कि हम लोग के जो वीडियो हैं उसकी साउंड स्लो आ रही थी, तो अभी हम लोगों ने ठीक किया है। अब देखिए वीडियो हम अपलोड करते हैं और आप बताइए कमेंट में कि आपको अब इसकी साउंड कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।